हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं सेकेंड वीडियो चैप्टर 2 की। पहले वीडियो में क्या पढ़ा था हमने? पहले वीडियो में हमने पढ़ा था यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यूनिट्स के बारे में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है और डेराइव्ड यूनिट क्या होते हैं। ठीक है, तो आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशंस। ठीक है, तो क्या सीखेंगे हम यहाँ पे? हम लोग यहाँ सीखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस कैसे करते हैं, कैसे हम लोग इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैंडल करते हैं। और लास्ट में आप एक पीडीएफ फाइंड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, वहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे और नोट्स भी होंगे। और अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं न्यूमेरिकल में तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, जहाँ जैसा आपको लगे वहाँ पे आप अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। टाइम वेस्ट की शुरू करते हैं। डायमेंशंस क्या होते हैं? डायमेंशन देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, क्या बोला मैंने? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल, क्या है, हम लोग फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटीज के टर्म में लिख सकते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटीज के टर्म में लिख सकते हैं। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं और ये बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर बेस क्वांटिटी होती है। कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड करंट। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, इन्हीं के टर्म में हम बाकी फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करते हैं? जब कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी टर्म में लिखते हैं तो उनको बेसिक क्वांटिटी या जो बेस क्वांटिटी होती है उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं या फिर डिवीजन के फॉर्म में लिखते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखते हैं। टेंशन मत लो, अभी समझ में आ जाएगा। 2 मिनट और ध्यान से सुनो बस। ठीक है, अब ये डायमेंशंस क्या होती हैं? जब हम कभी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटी टर्म में लिखते हैं तो जो उस समय बेस क्वांटिटीज की जो रेज़ टू द पावर्स होती है उनको बोलते हैं डायमेंशंस। उनको क्या बोलते हैं? डायमेंशंस बोलते हैं। ठीक है, टेंशन मत लो, मैं कह रहा हूं अभी 2-3 मिनट में सब कुछ क्लियर होने जा रहा है। मैं अभी डेफिनेशंस कराऊंगा, वहीं पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती हैं कौन कौन सी होती हैं, इनके सिंबल क्या है डायमेंशंस के लिए? तो पहली क्वांटिटी की बात करें अगर हम, मास का क्या हो जाएगा? सिंबल कैपिटल M। दूसरी लेंथ, क्या लिखते हैं? लेंथ का सिंबल कैपिटल। जितनी भी लेंथ मेजर होंगी, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन है, डिस्टेंस है, इन सब का डायमेंशन L लिखा जाएगा। टाइम हो या टाइम इंटरवल, उसका डायमेंशन कैपिटल T लिखा जाएगा। करंट का डायमेंशन जो हो जाएगा वो जाएगा कैपिटल A। ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है? वो जाएगा, कहीं कहीं पे थीटा लिखते हैं, कहीं वहीं पे लिखते हैं K, कैपिटल K लिखते हैं। ठीक है, जब तक स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा तभी तक डायमेंशन एनालिसिस मानी जाएगी, नहीं तो नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर का डायमेंशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर हो या सब्सटेंस हो, इसका जो डायमेंशन लिखते हैं वो लिखते हैं मोल, MOL। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो डायमेंशन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं, बताओ किसी को पता है? उसको लिखते हैं CD। ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी डायमेंशन हो जाएगा CD। तो ये हमारे पास ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और ये इनके डायमेंशनल सिंबल हैं। ठीक है, अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमें लिखना होगा तो इन्हीं क्वांटिटीज के टर्म में लिखना होगा। और कैसे लिखना होगा? एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्म में नहीं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के फॉर्म में। ठीक है, तो अब उनकी जो रेज़ टू द पावर्स होती है उनको हम बोलते हैं डायमेंशंस। ठीक है, तो अभी क्या है, हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके आपको दिखाते हैं और उसी में सब कुछ आपको हम एक्सप्लेन करते हैं, क्या होता है डायमेंशन, क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आएगी और नहीं समझ में आएगी टेंशन मत लेना, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, हम फोर्स लिखते हैं तो फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, सो फोर्स का अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो क्या आएगा? F ऐसे आएगा और यहाँ क्या लिखा जाएगा? मास का डायमेंशन M। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या लिखा जाएगा? एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन में 1 मीटर है और सेकेंड का -2 है ना, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? LT-2। अगर आपको नहीं आता तो टेंशन मत लो, अभी हम आपको एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकालना भी सिखा देंगे। ठीक है, तो बस इसको सीखो, डेफिनेशन जो हम सिखाने जा रहे हैं उसको सीखो और बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, आओ अब यहाँ डायमेंशंस क्या है? तो देखो, मैंने पहले बताया जो ये रेज़ टू द पावर्स होती है ना, ये होती हैं डायमेंशंस। तो ये जो रेज़ टू द पावर्स होती हैं इनको हम बोलते हैं डायमेंशंस।
ये हैं डायमेंशंस। मैंने क्या बोला, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में लिखते हैं तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो रेज़ टू द पावर्स होती हैं उनको हम बोलते हैं डायमेंशंस। ठीक है, और देखो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में ही लिखी जाती है हमेशा। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर फंडामेंटल क्वांटिटी टर्म में लिखी जाएगी तो हमेशा प्रोडक्ट के फॉर्म में ही लिखी जाएगी या फिर डिवीजन के फॉर्म में ही लिखी जाएगी। ठीक है, तो जो रेज़ टू द पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डायमेंशंस हो जाती हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, ये इतना क्या है। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है इतना m1 l1 t-2, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला है ये, इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। अब सब लोग सोच रहे होंगे कि ये होती 7 हैं, आपने खाली ये 3 यूज़ करके खाली बता दिया। हाँ देखो, जब तक हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, जब तक हम लगभग 11th की फिजिक्स पढ़ेंगे जिसमें मैकेनिक्स वाला पोर्शन होगा, तो ये पूरा मैकेनिक्स वाला सेक्शन इन्हीं 3 क्वांटिटी से पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा। तो हम इन्हीं 3 को यूज़ कर लेंगे, जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसे ही बाकी क्वांटिटीज़ को भी हम ऐड करते रहेंगे। लेकिन मैकेनिक्स में जब भी कोई क्वांटिटी रिप्रेजेंट की जाएगी, उसका फॉर्मूला पूछा जाएगा, तो इन्हीं 3 क्वांटिटी के टर्म में ही लिखना आप। ठीक है, बाकी के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो ये पूरा क्या है, ये F इज इक्वल टू, ये जो पूरा लिखा हुआ ये क्या है, L1 t-2। इस पूरे को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। इस पूरे इंतजाम को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। ये इक्वेशन होती है, तो इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। F इज इक्वल टू MLT-2, ये होता है डायमेंशनल इक्वेशन, और MLT-2 होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर मैं पूछूं व्हाट इज डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो क्या बोलोगे, डायमेंशन ऑफ, अगर कोई फोर्स पूछे तो क्या बोलोगे, बोलोगे 1 इन मास, क्या बोलोगे, 1 इन मास, 1 इन लेंथ, और क्या बोलोगे, -2 इन टाइम, ऐसे बोल दोगे। सिंपल सी बात है ना। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज डायमेंशन ऑफ मास, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ मास, ठीक है, इन फोर्स, तो बोलोगे 1। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ लेंथ इन फोर्स, तो बोलोगे 1। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ टाइम इन फोर्स, तो बोलोगे -2। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो पूरा ही बोल दो, 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम। सिंपल सी बात है, क्लियर है। तो डायमेंशंस क्या होती है, रेज टू द पावर्स होती है। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है, ये पूरा। इक्वेशन क्या होती है, लेफ्ट राइट मिला के। मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और आपको क्लियर हो जाएगा। छोटे छोटे एग्जांपल लेके ये बात समझाते हैं कैसे निकालते हैं डायमेंशंस। जैसे मान लो एरिया है, एरिया का डायमेंशन कैसे लिखते हैं। एरिया अगर रेक्टेंगल का होगा तो क्या लिखा जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ। अगर ये स्क्वायर का होगा तो लेंथ स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये सिलेंडर का होगा तो क्या लिखा जाएगा, 2πr/h लिखा जाएगा, RL लिखा जाएगा, मतलब लिखा ऐसे ही जाएगा ना। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ एरिया को S से डिनोट करते हैं तो एरिया का डायमेंशन क्या होगा। अगर लेंथ इंटू विड्थ की बात करें तो लेंथ भी मीटर में मेजर होगा, विड्थ भी मीटर में मेजर होगा। तो क्या हो जाएगा, ना तो यहाँ मास है, ठीक है, लेंथ क्या है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ, तो लेंथ का 2 हो जाएगा। टाइम यहाँ है नहीं तो टाइम का 0 लिख देंगे। यहाँ भी लिखते तब भी यही आता, यहाँ लिखते तो 2π का कोई डायमेंशन होगा नहीं। R जो है रेडियस मीटर में मेजर होगी, हाइट भी मीटर में मेजर होगी, तो इसलिए L² जाएगा। मतलब कोई भी एरिया अगर मेजर होगा तो उसका डायमेंशन क्या आएगा, m0 L2 T0। ठीक है, तो अगर पूछा जाए एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला तो बोलोगे m0 L2 T0। ठीक है, लेकिन अगर कोई पूछे डायमेंशन ऑफ लेंथ इन एरिया तो बोलोगे 2। डायमेंशन ऑफ लेंथ इन एरिया क्या बोलोगे, 2। डायमेंशन ऑफ टाइम इन एरिया बोलोगे 0। डायमेंशन ऑफ मास इन एरिया बोलोगे 0। ठीक है, तो एरिया का डायमेंशन ऐसे निकाल सकते हैं। अगर मान लो मुझे निकालना हो वेलोसिटी का, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। देखो मैंने पहले ही बताया था आपको, पोजीशन निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, डिस्टेंस निकालना हो, सारी बातें एक ही होती हैं। ठीक है, मतलब एक ही होती है, मतलब क्या, इन सबको मेजर करते हैं मीटर में। तो यहाँ पे L का डायमेंशन, यहाँ पे इसका डायमेंशन हो जाएगा L और इसका डायमेंशन हो जाएगा टाइम। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जाएगा क्या, m में 0, मास तो है नहीं, L1 और T-1। सो व्हाट इज डायमेंशन ऑफ मास इन वेलोसिटी, 0। What is dimension of length in velocity, 1. What is dimension of time in velocity, -1. Dimensional formula of velocity m0 L1 T-1। ठीक है, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी तो बोलोगे क्या,
0 इन मास, 1 इन लेंथ, -1 इन टाइम। अगर मास ना बोलो तब भी चलेगा, क्या बोलोगे? 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। सो अगर मैं आपसे पूछूं एक्सेलरेशन का, मैंने डायरेक्ट एक्सेलरेशन यूज किया था ना, तो क्या लिखा जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो क्या आएगा? चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिखोगे? वेलोसिटी हो या चेंज इन वेलोसिटी हो, डायमेंशन तो एक ही रहेगा, वो क्या हो जाएगा? LT-1 और टाइम का t। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? मास में लिख देता हूं, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? m0L1t-2। तो व्हाट इज डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन? तो बोलोगे -2। अभी बताया था ना आपको, डायरेक्टली यूज कर लिया था। अच्छा, अगर मैं बोलूं वर्क का डायमेंशन, वर्क होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। अभी इतना ही समझो, होता है तो डॉट प्रोडक्ट है ना, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के प्रोडक्ट को हम बोलेंगे वर्क। तो वर्क का डायमेंशन लिखेंगे तो क्या आएगा? W। ये क्या जाएगा? फोर्स का डायमेंशन क्या निकाला था? MLT-2। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर होता है? मीटर में। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा L। सो वर्क का डायमेंशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे वर्क का डायमेंशन निकाला जाएगा ML2T-2, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बोलूं टॉर्क का डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। सो टॉर्क होता है फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है? आर क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं, है तो डिस्टेंस लेकिन इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या है ये? F इंटू आर। आर क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम बोलते हैं। तो डिस्टेंस हो, बात खत्म, मीटर में मेजर होगी, चाहे परपेंडिकुलर चाहे जो हो। सो टॉर्क का डायमेंशन, टॉर्क का सिंबल मान लो टाउ यूज कर लेते हैं, ऐसे कोई सिंबल होगा तो मैं ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें तो भी डायमेंशन में मतलब है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा? MLT-2, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, क्या थी ये? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस ना, डिस्टेंस तो मीटर में मेजर होगी। तो इसका टाउ का डायमेंशन क्या आएगा? वर्क का डायमेंशन क्या आएगा? ML2T-2, ठीक है, ये आ जाएगा। तो आप सोच रहे होगे ऊपर वर्क का भी डायमेंशन यही आया है और टॉर्क का भी यही डायमेंशन आया। हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो आप इसको कॉपी में नोट कर लो। दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हैं ये, वर्क कुछ अलग चीज होता है, टॉर्क कुछ अलग चीज होता है। तो दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम हो सकता है, इस बात को नोट कर लो। नोट में लिख लेना। क्या लिखोगे नोट में? क्या लिखोगे नोट में बताओ? दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज सेम डायमेंशनल ले सकती है, मतलब रख सकती है या हो सकती है। तो दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन क्या हो सकती है? सेम हो सकती है। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वर्क की डायमेंशन और टॉर्क की डायमेंशन एक ही आ गई, ठीक है। तो ऐसे आपको अगर फॉर्मूले पता हो तो आप डायमेंशन किसी का भी निकाल सकते हो। स्कूल में क्या होता है, जो 11 में बच्चे जाते हैं वहाँ पे क्या होता है, मास्टर जी लोग चिढ़ाने के लिए कुछ भी अगड़म बगड़म डायमेंशन पूछने लगते हैं। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई 12th की क्वांटिटी मिल जाए, अब साइलेंट का डायमेंशन पूछ लिया जाए, प्लैंक्स कांस्टेंट डायमेंशन पूछ लिया जाए, तो तुमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा तो नहीं निकाल पाओगे। लेकिन तुमने देखा इतनी देर में जिन जिन क्वांटिटीज़ के फॉर्मूले तुम्हें पता थे, तुम्हें डायमेंशन निकालने में कोई दिक्कत हुई नहीं, होती भी नहीं है, कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अगर कोई नई क्वांटिटी हो जाए जिसका डायमेंशन नहीं पता है, तो आप उसका फॉर्मूला कहीं से जुगाड़ करके देख लेना, फिर डायमेंशन निकाल सकते हो। क्लियर है? तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक दो क्वेश्चन मैं और करा देता हूं, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। अब जैसे मान लो हमसे पूछा जाए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालो, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? G m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। फिजिकल वर्ड में सभी ने पढ़ा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं? G m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो यहां पे अगर G क्या है, ये G होता है यूनिवर्सल, क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। m1 और m2 क्या है? m1 भी मास है, m2 भी मास है, ठीक है, मास ऑफ द बॉडीज, ठीक है। तो ये मासेस हैं, किसके? बॉडीज के मास हैं, ठीक है। जो m1 m2 जो लिखा है ये मास है, ठीक है। तो हमने केवल मास लिख दिया जिससे आपको समझ में आए खाली मास की बात हो रही है। तो m1 का भी डायमेंशन मास होगा, मतलब m होगा, और m2 का भी डायमेंशन क्या होगा? m होगा। r क्या है? r है सेपरेशन। सेपरेशन मतलब डिस्टेंस, किसके बीच का? दोनों मासेस के बीच का। सेपरेशन बोला जाए, सेपरेशन किसमें मेजर करते हो? डिस्टेंस में। डिस्टेंस किसमें? लेंथ में। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? L, ठीक है। तो अगर हमसे कोई G का डायमेंशन निकालने कहेगा तो G का डायमेंशन निकालने के लिए क्या करोगे आप? सीधा सा क्या है, G को इस साइड रखो और क्या करोगे? F इंटू आर स्क्वायर कर दो, यहाँ पे m1 m2 कर दो। तो G का डायमेंशन अगर हम लिखने जाएं तो क्या आएगा? इस साइड रखो G को। F का डायमेंशन क्या आया था अभी आपका? MLT-2, और R का डायमेंशन सेपरेशन L, R स्क्वायर तो L2। देखो m1 m2 है, m1 का भी डायमेंशन m,
m2 का भी डायमेंशन है भाई, ऐसा थोड़ी ना कि अलग अलग हो जाएगा, दोनों को मास है तो किलोग्राम में मेजर करोगे, दोनों के लिए सिंबल m लिखोगे, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखो, क्या आएगा, ये ऊपर चला जाएगा 2 तो क्या हो जाएगा m-1 L3t-2, ये डायमेंशन आ जाएगा किसका, g का। तो g का डायमेंशन क्या आ जाता है 1 इन मास, लेकिन माइनस का, -1 इन मास, 3 इन लेंथ और -2 इन टाइम, ये तुम्हारा हो जाएगा g का डायमेंशन, ठीक है। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बोलोगे, m-1 L3t-2, ये तुम्हारा हो जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी बात हमने नहीं बताई, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसको आप आसानी से समझ सकते हो। हम बात करने जा रहे हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटीज के बारे में। डायमेंशनलेस क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, जिनकी डायमेंशन ना हो। तो कौन सी क्वांटिटी डायमेंशनलेस होती है, जो क्वांटिटी सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होंगी वो डायमेंशनलेस होंगी। वो क्वांटिटीज जो सेम फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो होंगी वो डायमेंशनलेस होंगी। सबसे पहले सबसे छोटा बढ़िया एग्जांपल क्या है, एंगल। क्या है, एंगल। एंगल को किस में शो करते हैं हम लोग, थीटा बोलते हैं सिंबल, है ना। सो एंगल का डायमेंशन लिखा जाए थीटा तो क्या आएगा, पहले तो एंगल का डेफिनेशन क्या होता है, आर्क, आर्क बाई रेडियस। अच्छा, आर्क क्या होती थी, आर्क जो होती थी, जो सर्किल पे कोई लेंथ चलता था वो होता था, मतलब इसको हम बोलते थे L/R। तो इसको भी लेंथ में मेजर करते हो, इसको भी लेंथ में मेजर करते हो, तो दोनों सेम डायमेंशनल है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन L, इसका भी डायमेंशन L, कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या मिलेगा यहाँ m0 L0 T0। सो इसका मतलब एंगल का डायमेंशन आएगा क्या, मास में 0, लेंथ में 0, टाइम में 0, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन लेस। सो एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। क्यों, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होता है, ठीक है। जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जानते हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, क्या है, डायमेंशन लेस है। क्यों, क्योंकि जब साइन लिखते हो तो राइट एंगल ट्राइंगल जब बनाते हो तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है। तो साइन लिखते हो तो क्या लिखते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन लिखते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर भी लेंथ में मेजर करते हो, बेस को भी लेंथ में मेजर करते हो, हाइपोटेनस को भी लेंथ उसमें मेजर करते हो। तो जब साइन थीटा लिखते हो तो क्या लिखते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो सेम डायमेंशन हो गई कि नहीं होगी। तो जब सेम डायमेंशन का रेशियो हो गया तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो सब डायमेंशन लेस होती हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन सी, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, यही होती है ना, ये सब के सब डायमेंशन लेस होती हैं। इस बात का अच्छे से ध्यान रखना, ये सब क्या है, डायमेंशन लेस होती हैं, ठीक है। अब एक तीसरी क्वांटिटी के बारे में और बात करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू से शो करते हैं, कहीं कहीं एन से भी शो करते हैं, इसको हम म्यू बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं C/V। इसका नाम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पढ़ा होगा सब लोगों ने, कब पढ़ा होगा बताओ, 10th में। इस साल तो 10th तुम लोग पास भी हो गए, ऐसे बिना एग्जाम दिया ना। 10th में ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। तो है तो दोनों स्पीड ऑफ लाइट, है तो दोनों वेलोसिटी। तो यहां पे जो म्यू का डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा, डायमेंशन लेस, क्योंकि सेम डायमेंशनल क्वांटिटी का रेशियो, इसलिए डायमेंशन लेस हो गया, ठीक है। यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात नोट कर लेना, क्या नोट करोगे, एंगल यूनिट रेडियन, डायमेंशन डायमेंशन लेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट लेस, डायमेंशनलेस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डायमेंशनलेस, यूनिटलेस, ठीक है। इसी में एक क्वांटिटी और हम जोड़े देते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसको SG से बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अब तो समझ गए होगे, ये भी डेंसिटी, ये भी डेंसिटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी डायमेंशनलेस होता है। डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो दोनों डेंसिटी का रेशियो सेम डायमेंशन क्वांटिटी रेशियो है, ये भी डायमेंशनलेस। इसका भी कोई यूनिट नहीं होता, क्या होता है, कोई यूनिट नहीं होता है। तो नोटिस क्या किया तुमने, ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस, ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस, ये यूनिटलेस, ये डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस लेकिन यूनिटलेस नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, जो क्वांटिटी डायमेंशनलेस होगी, जो क्वांटिटी डायमेंशनलेस होगी, कोई ज़रूरी नहीं है यूनिटलेस हो। क्यों,
एंगल एक्सेप्शन में हो गया। लेकिन जो यूनिटलेस है 100% डायमेंशनलेस होगा। मतलब जो क्वांटिटी यूनिटलेस है वो 100% डायमेंशनलेस होगा, लेकिन जो क्वांटिटी डायमेंशनलेस है वो यूनिटलेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना। अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या है? यूनिटलेस हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, समझ में आया। लेकिन अ यूनिटलेस क्वांटिटी मस्ट बी डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इस बात को आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है, समझ में आया। तो मेरे ख्याल से अब डायमेंशनलेस क्वांटिटी समझ में आ गई होंगी। एक छोटी सी क्वांटिटी और बता देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे, ठीक है। इंजीनियरिंग के बच्चों को क्वेश्चन करने में दिक्कत होती है, इसलिए बता देते हैं। ये ई है, मान लो ई बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। ज़्यादा लोड मत लेना, ज़्यादा लोड लेना हो तो गूगल कर लेना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख लेना, ऐसे गूगल करना, इमेजेस में देख लेना एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, क्या ग्राफ होता है, कैसे बदलता है। जैसे साइन कॉस फंक्शन होता है वैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है। कोई चीज़ एक्सपोनेंशियली वेरी करती है उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिखते हैं, बस इतना ही समझो। अगर मान लो ई की पावर ए लिखा है, ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ए भी डायमेंशनलेस होगा। क्या बोला मैंने? ए भी डायमेंशनलेस होगा और पूरी की पूरी क्वांटिटी भी डायमेंशनलेस होगी। तुम बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है? आओ बताएं कैसे हो सकता है। साइन थीटा लिखा था, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डायमेंशनलेस था कि नहीं था? थीटा क्या होता है? एंगल होता है, ये भी डायमेंशनलेस था कि नहीं था? तो देखो यहाँ ये भी डायमेंशनलेस है और ये पूरी पूरी क्वांटिटी भी डायमेंशनलेस है। वैसे ही यहाँ ए भी डायमेंशनलेस होगा और ई की पावर ए भी डायमेंशनलेस होगा, ठीक है। जैसे ये था वैसे ही ये भी आता है, ठीक है। तो आपने समझ लिया डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ाने से पहले मैं आपको बताता हूँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। होमोजेनिटी का मतलब होता है एक जैसा, होमोजेनियस का मतलब होता है एक जैसा, समान, ठीक है। समानता का सिद्धांत, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हिंदी में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि केवल सेम डायमेंशनल क्वांटिटी केवल ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी। मल्टीप्लाई डिवाइड तो नहीं बोला ना मैंने क्या बोला? ओनली सेम डायमेंशनल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इसका मतलब क्या है? टाइम को आप वजन में तो जोड़ नहीं देते। मतलब मैं बोलूँ अभी टाइम हो रहा है 10:30 और मतलब 10:30 हो रहा है और मेरा वेट है 100, तो इसका मतलब क्या जोड़ दोगे क्या? नहीं ना। टाइम को टाइम में जोड़ोगे, वेट को वेट में जोड़ोगे, लेंथ को लेंथ में जोड़ोगे। लेंथ टाइम थोड़ी ना जोड़ देते हो। हाँ, लेंथ को टाइम से डिवाइड जरूर कर सकते हो। तो डिफरेंट डायमेंशनल क्वांटिटी डिवाइड और मल्टीप्लाई हो सकती हैं, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट केवल सेम डायमेंशनल क्वांटिटी होगी। इस बात को जितनी बार आप बोलोगे उतना ही आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। क्या? ओनली सेम डायमेंशनल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। जितनी बार बोलोगे उतना ही आपको आराम मिलेगा। क्यों? जब मैं कभी ऐसी बात बोलूं, समझ जाना इस कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये कंसेप्ट अगर आपको पता है तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो डायमेंशनल एनालिसिस में। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी सॉल्व हो जाते हैं। क्या? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। क्या? ओनली सेम डायमेंशनल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक, जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये v फॉर वेलोसिटी है, ये v फॉर वेलोसिटी है, v प्लस a लिखा है। सो व्हाट इज डायमेंशन ऑफ a? तो बोलोगे a का डायमेंशन होगा v के बराबर। ठीक है, सो डायमेंशन ऑफ a हो जाएगा क्या? LT-1। मैंने m नहीं लिखा, लिखो चाहे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो जाएगा। सिंपल, ये कहने का मतलब है सेम डायमेंशनल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मल्टीप्लाई होता अगर ये v इंटू ए तो हम a की डायमेंशन के बारे में नहीं बता सकते थे। अगर ऐसे लिखा होता ना v इंटू ए, देन व्हाट इज डायमेंशन ऑफ a? एनीथिंग, मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा है तो हम बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेम डायमेंशनल क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं, और बीच में अगर माइनस भी लगा होता तो भी हम बता देते। ठीक है, बात समझ में आई? ये होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, इसी को मैं अभी और एक्सप्लेन करूंगा, इस प्रिंसिपल को और एक्सप्लेन करूंगा जब मैं पहला एप्लीकेशन पढ़ूंगा तब। ठीक है, तो वहां पे जो बोलूंगा उस स्टेटमेंट को भी आप नोट कर लेना। सो पहला एप्लीकेशन क्या है? टू चेक डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ गिवन रिजल्ट। किसी रिजल्ट, किसी इक्वेशन, किसी फॉर्मूला की डायमेंशनल एक्यूरेसी चेक करने का, वो डायमेंशनली सही है या नहीं। तो आपने ये देखा होगा कि हमने यहाँ पे ये वर्ड यूज कर रखा है, डायमेंशनल एक्यूरेसी। क्या मतलब? कुछ बात और भी हो सकती है क्या? मतलब कोई फॉर्मूला डायमेंशनली सही है तो कोई जरूरी नहीं वो फिजिकली सही हो। इस बात को नोट कर लेना, कहीं लिख लो, मेंशन कर लो। क्या? कोई रिजल्ट अगर डायमेंशनली सही है,
इसका मतलब ये नहीं कि वो रियल लाइफ में नेचर में भी एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर कोई रिलेशन, कोई लॉ नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है तो 100% डायमेंशनली सही होगा। इस बात को आप मेंशन कर लो। क्या? अगर कोई फॉर्मूला, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला तुम सोचो, बैठे बैठे कुछ भी सोच लो, ठीक है, ये क्वांटिटी मिला दी, एक फार्मूला बना लिया, तो वो फार्मूला बना लिया, हो सकता है वो डायमेंशनली सही हो, लेकिन वो नेचर में एक्चुअली एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर नेचर में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है 12mv², ये आता है ना, तो ये डायमेंशनली 100% सही होगा। ठीक है, तो अगर कोई फॉर्मूला, कोई रिलेशन, कोई इक्वेशन नेचर में एग्जिस्ट करती है, कोई नेचर का कोई फिनोमेना उस फॉर्मूले से गवर्न होता है, तो वो डायमेंशनली 100% करेक्ट होगा। लेकिन तुमने कोई डायमेंशन अगर कोई बना रखा होगा तो कोई गारंटी नहीं कि वो एक्चुअली एग्जिस्ट करेगा। तो इससे खाली यही पता चलेगा कि डायमेंशनली सही है या नहीं। ठीक है, यही इसकी लिमिटेशन भी है। ठीक है, यही इसकी लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? कि डायमेंशनल एक्यूरेसी बताएगा, रियल लाइफ में एक्चुअली एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा उसकी कोई गारंटी नहीं देता है। ठीक है, अब इसके समझने के लिए मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, उस इक्वेशन के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जब से पैदा हुए हो ये इक्वेशन तो सबको पता है। ठीक है, साइंस के नाम से तो ये इक्वेशन सबको पता है। v क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी। क्या होती है? वेलोसिटी। कब? एट टाइम t, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। इसी को फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं ना। u क्या है यहाँ पे? तो ये v क्या होता है? वेलोसिटी एट टाइम t होता है। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल का मतलब t = 0 पे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाता है। ठीक है, a क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, और t सबको पता है, लेकिन मैं लिख देता हूँ, क्या होता है? टाइम होता है। ये सबको पता है। ठीक है, ये इक्वेशन एक्चुअली सही है नहीं, इसके बारे में लिखते हैं और जरा। तो मैं v का डायमेंशन लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? मैं पूरा लिखूंगा m0 L1 t-1। u का डायमेंशन लिखेंगे तो u भी तो वेलोसिटी है, इनिशियल है, तो क्या हुआ? डायमेंशन तो वही होगा। इनिशियल वेलोसिटी भी तो मीटर पर सेकंड में ही लिखते हो, ये लिखोगे। एक्सेलरेशन लिखोगे m0 Lt-2, और टाइम के लिए क्या लिखोगे आप? मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, जगह नहीं है। ठीक है, इसलिए t लिख के चला जा रहा हूँ यहाँ पे। तो इसको लिखें तो ओवरऑल क्या आएगा मेरे पास? ध्यान से देखो, m0 L1 t-1 ये आया, इज इक्वल टू m0 L1 t-1 प्लस m0 L1 t-1। मतलब क्या है? अब यहाँ हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करेंगे, उससे आपको बताएंगे डायमेंशनली सही है या नहीं। देखो, केवल दो क्वांटिटी तभी ऐड होंगी जब उनकी डायमेंशन सेम होगी। तो u की डायमेंशन जब इसके, u किस में ऐड हो रहा है? a में? नहीं। u किस में ऐड हो रहा है? t में? नहीं। u ऐड हो रहा है at में। तो जब u का डायमेंशन at के बराबर होगा तभी ये फॉर्मूला सही होगा। फिर से बोलूं, u क्या किस में ऐड हो रहा है? a में? नहीं। t में? नहीं। at में ऐड हो रहा है ना, तो u का डायमेंशन at के बराबर होना चाहिए। तो देखो बराबर है कि नहीं? ये एक जैसा है ना। ठीक है, इसीलिए ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये सही है। और अगर ये लेफ्ट साइड राइट साइड एक जैसा है तो डायमेंशनली भी एक जैसा होना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे नहीं, एक गड़बड़ हो गया मास्टर जी। क्या? यहाँ पे देखो दो हैं ये, तो ये क्या आ जाएगा? mLt-1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ m0 L1 t-1। तो कोफिशिएंट होता है क्या डायमेंशन? रेज टू द पावर्स हैं, और रेज टू द पावर्स तो हर जगह देखो सेम है। डायमेंशन क्या होता है? रेज टू द पावर होता है, कोफिशिएंट नहीं होता है कि यहाँ पे 2 mLt-1 है, यहाँ पे 1 mLt-1 बराबर कैसे हो गया? रेज टू द पावर्स बराबर देखनी है ना। तो मैं इसको दूसरी तरह समझाऊं, अगर कोई रिलेशन ट्रू है, कोई रिलेशन ट्रू है, सही है डायमेंशनली, तो क्या होगा? लेफ्ट साइड पर जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप सिलेक्ट करो, मतलब लेफ्ट साइड पे जो भी फिजिकल क्वांटिटी सिलेक्ट करोगे, उसका जो डायमेंशन होगा लेफ्ट साइड पे, वही डायमेंशन हर जगह राइट साइड पर होगा। ठीक है, और ऐसा सभी क्वांटिटीज के लिए होगा, तभी सही होगा। देखें, अब दूसरी क्वांटिटी लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन 1 है। देखो जहां जहां राइट साइड पे ये यूज हुआ होगा हर जगह उसका डायमेंशन 1 होगा, तभी ये रिलेशन सही होगा। इसी होमोजेनिटी प्रिंसिपल का ये थोड़ा देखा जाए, थोड़ा और आगे से एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है, टाइम का डायमेंशन -1, तो यहां जो टाइम का डायमेंशन है वही डायमेंशन हर जगह यहां पे भी है। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ही हमने बता दिया। क्या? ओनली सेम डायमेंशनल कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड से ही हमने ये एक्सप्लेन कर दिया। इसमें एक बात और क्या समझ में आई कि अगर लेफ्ट साइड पर जितनी डायमेंशंस, जितनी भी आपने फिजिकल क्वांटिटी, जितनी भी बेस क्वांटिटीज यूज की हैं, उनकी जो डायमेंशन है राइट साइड पर हर जगह उन रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम आनी चाहिए, तभी रिलेशन ट्रू होगा, नहीं तो नहीं। देखा जाए तो ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल का थोड़ा सा
एक्सटेंशन ही तो है, ठीक है। क्या अगर ये बराबर है तो ऑब्वियसली सबकी डायमेंशन बराबर होगी, तो रिस्पेक्टिवली क्वांटिटीज की डायमेंशन बराबर आएंगी। इसका नहीं कि इसका जीरो सबका जीरो हो जाएगा, मतलब एल का भी जीरो, टी का जीरो, एम का जीरो, तो इसके रिस्पेक्टिव जो भी क्वांटिटीज एम यहाँ होंगी उनका डायमेंशन जीरो होगा। एल का 1 है तो यहाँ रिस्पेक्टिवली हर जगह जहाँ जहाँ एल होगा वहाँ डायमेंशन क्या आएगा, 1 होगा। मेरे ख्याल सब समझ में आ गया होगा। तो क्या बताया मैंने, सेम डायमेंशनल क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है, मल्टीप्लाई डिवाइड की बात नहीं की थी। इसी बात से हमने ये बता दिया ये इक्वेशन ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जो डायमेंशन है वही राइट साइड पे डायमेंशन हैं, ठीक है। ये मत सोच लेना 2 हैं, 2 से कुछ नहीं होता, तो कोफिशिएंट हो जाएगा, तो उससे कोई मतलब ही नहीं, हमें तो रेज़ टू द पावर बराबर करनी है। इसी तो अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, इससे जो पीछे हम पढ़ के आए हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और कैसे इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करते हैं, उसका यूज कैसे हम करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस में, वो हम यहाँ सीखेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और नीट जेईई मेंस के बच्चों के लिए बहुत अच्छा है और बोर्ड्स में भी बहुत पूछा जाता है, स्कूल के बच्चों में बहुत पूछा जाता है। क्या है, x = c1 + c2t लिखा है। यहाँ x क्या है, पोजीशन, और सबको पता है पोजीशन किस में मेजर होती है, मीटर में। t क्या है, टाइम। तो इसका डायमेंशन निकालना है किसका, c1 और c2 का। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता था, जो डायमेंशन x का होगा वही डायमेंशन क्या होना चाहिए, c1 का होना चाहिए, और c1 क्वांटिटी c2t में ऐड हो रहा है तो वही डायमेंशन इसका होना चाहिए, ठीक है। और ये सबको पता है कि अगर ये इसके बराबर है तो पक्का ये इसके बराबर जरूर होगा, c2 के बराबर नहीं, c2 × t के बराबर होगा। x क्या था, पोजीशन, तो पोजीशन का डायमेंशन क्या लिखते हैं, m0 l1 और यहाँ पे t0, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा c1 का डायमेंशन, ठीक है। अच्छा, अब लिखना है हमें किसका डायमेंशन, c1 का। तो c1 का तो आ गया, अब मुझे लिखना है c2t का डायमेंशन। तो c2t का क्या लिखेंगे बताओ, c2t का डायमेंशन, c2 का पता नहीं, t का डायमेंशन t लिख देते हैं अभी, ठीक है। m0 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं। x का डायमेंशन m0 l1 और t0। सो यहाँ पे c2 का जो डायमेंशन आएगा क्या आएगा, c2 का डायमेंशन आएगा, इसको उधर भेज दो तो जाएगा m में 0 और ये इधर चला जाएगा तो t-1 हो जाएगा ना, l में 1 और t-1, तो ये c2 का डायमेंशन आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो सीधा सा क्या आ जाएगा आंसर इसका, c1 का m0 l1 t0, c2 का m0 l1 t-1। ये क्वेश्चन ऐसा कोई एग्जाम बाकी नहीं जहाँ नहीं आया हो, लेकिन कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं है, बहुत आसानी से इसको आप समझ सकते हो। क्या किया हमने, x का जो डायमेंशन होगा वही c1 का होगा और जो x का डायमेंशन होगा वही c2t के बराबर होगा, या बोलो c1 का जो डायमेंशन होगा वही c2t के बराबर होगा, क्योंकि ऐड हो रहे हैं दोनों, ठीक है। यहाँ एक और एग्जांपल लेते हैं, देखने में पीछे एक बहुत भयानक सी इक्वेशन लिख रखी है मैंने। यहाँ पे आपको बताना है इस भयानक सी इक्वेशन में एक कांस्टेंट a है, एक कांस्टेंट b है, इसके डायमेंशंस के बारे में आपको डिस्कस करना है, क्या होंगे इसके डायमेंशन। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, p फॉर प्रेशर है, n फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस है, ठीक है, v फॉर वॉल्यूम ऑफ द गैस है, t फॉर टेम्परेचर है, r गैस कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो आपको a और b के डायमेंशंस बताने हैं। तो देखने में बहुत भयानक क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चों से होता भी नहीं है, लेकिन आप उनमें से नहीं हो, आपसे हो जाएगा। कैसे, आओ देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जरा रिपीट करो, मैंने क्या बोला था, सेम डायमेंशनल क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। ये बताया था ना, मल्टीप्लाई डिवाइड की कोई बात नहीं की थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये बात अच्छे से पता चल गई, सेम डायमेंशन क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो जो v का डायमेंशन वही b का होगा, मैंने कुछ नया तो नहीं लिखा, ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ कौन ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो प्रेशर है वो ऐड हो रहा है किसके साथ, n² a/v² के साथ, बराबर होगा। मल्टीप्लाई में क्या, उससे क्या मतलब, ये ऐसा होगा। तो तुम्हें एक बात अच्छे से पता चल गया कि मैं अब डायमेंशन निकाल सकता हूं। कैसे, मैं यहां पर फटाफट लिख देता हूं। v का डायमेंशन क्या होता है, v का डायमेंशन वॉल्यूम होता है लेंथ हाइट विड्थ, तो l3, तो m में 0 l3 और यहां पे t में 0, ये हो जाएगा मेरा वॉल्यूम का डायमेंशन। सो इसका मतलब जो v का डायमेंशन होगा वो b के बराबर होगा, तो इसका मतलब क्या आएगा, m में 0 l3 t0, ये आ जाएगा मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला b का। अगर कोई पूछे व्हाट इज डायमेंशन ऑफ b, तो बोलोगे l3, l³ या लेंथ में 3, ठीक है। अब बात आती है इसकी, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। प्रेशर का डायमेंशन हम बता देते हैं आपको। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का डायमेंशन m l t-2, एरिया l2। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, प्रेशर का जो डायमेंशन आएगा वो जाएगा m l-1 t-2, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ अगर लिखने जाऊँ तो क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा m l-1 t-2, n², n नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल का तो मोल ही हो जाएगा, ठीक है। तो मोल की पावर 2, ठीक है। मोल बताया था ना, क्या होता है डायमेंशन a,
आज ही बताया सिंबल क्या होता है, v स्क्वायर, v का डायमेंशन l क्यूब, तो यहाँ स्क्वायर लगा तो क्या हो जाएगा m0 l की पावर 6 t0, स्क्वायर है ना, तो l क्यूब होता है v का स्क्वायर मतलब l पावर 6। तो अब हमारा a का डायमेंशन क्या आएगा, फटाफट बताओ a का डायमेंशन क्या आएगा, इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, मास में 1 रहेगा, मास में क्या रहेगा 1 रहेगा, l में 6 ये तो क्या हो जाएगा l की पावर 5 रहेगा, ठीक है। टाइम में यहाँ कुछ है नहीं, टाइम की पावर -2 रहेगी, ठीक है। और मोल इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, मोल -2 रहेगा, ये आ जाएगा a का डायमेंशन। तो कुछ खास था इसमें, कुछ नहीं था, ठीक है। प्रॉब्लम एक्सप्लेन करी, आंसर आ गया। तो देखो यहाँ प्रेशर का डायमेंशन निकाल लिया, वॉल्यूम का निकाल लिया, ये सब कर लिया, तो इससे आपको 2 आंसर मिल गए। क्या, वॉल्यूम का डायमेंशन निकाला, उससे b आ गया, एक क्वेश्चन मेरा ये सॉल्व हो गया और एक क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। तो आप क्वेश्चन के भौकाल पे मत जाओ, अकल लगाओ। क्या बोला था, सेम डायमेंशनल क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी, उसी बात को हम बार बार यूज कर रहे हैं और आंसर निकाल रहे हैं। क्या है डायमेंशनल एनालिसिस का, टू डिड्यूस रिलेशन एमंग फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में अगर हमें रिलेशन स्टेब्लिश करना हो तो हम कैसे यूज करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस को, ठीक है। तो मैं इस मेथड को बताने से पहले मैं इसकी लिमिटेशन बता दूं। ये मेथड केवल तभी एप्लीकेबल होगा जब डायमेंशनल क्वांटिटीज के बीच में जो रिलेशन होगा वो प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा। मतलब कभी भी जो रिलेशन स्टेब्लिश करोगे उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात नहीं होगी, तब ये वैलिड होगा। दूसरी बात, कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, तभी ये वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। मतलब तभी इसको हम यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये इसकी लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन क्या है, जो रिलेशन होना चाहिए वो प्रोडक्ट के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। मतलब v = u + at को हम डिराइव नहीं कर सकते, कहने मतलब ये है। तो किसको कर सकते हैं हम लोग, ½ mv² वाले रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसमें प्रोडक्ट के फॉर्म में है फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरी बात, कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। तो अब कैसे करते हैं, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूं आपके सामने। जैसे मान लो मुझे बताना, एक सिंपल पेंडुलम है, एक सिंपल पेंडुलम था, ये पेंडुलम था, और ये सिंपल पेंडुलम ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, मान लो आता और जाता है, ऐसे आ जा रहा है। तो इस पेंडुलम का लेंथ l था और यहाँ पे मान लो एक्सेलरेशन कुछ है, कोई एक्सेलरेशन a है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर a है, तो यहाँ पे जो इसका टाइम पीरियड t है, वो टाइम पीरियड कैसा होगा, उसका फॉर्मूला कैसा लगेगा, कैसा दिखेगा, वो हमें डिराइव करना है। तो हमने क्या कहा, हमें रिलेशन नहीं पता है l a और टाइम पीरियड में क्या है। तो जब कभी भी हम डिराइव करेंगे तो क्या करेंगे, हम मानेंगे कि टाइम जो है लेंथ के साथ पावर a में वेरी कर रहा है, ठीक है। और हम मानेंगे टाइम यहां एक्सेलरेशन के साथ पावर v में वेरी कर रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ये क्यों किया आपने, हमें नहीं पता था कि ये टाइम जो है लेंथ के साथ कैसे बदल रहा है, डायरेक्टली है, इनवर्सली है, ठीक है। तो हमने यहां अननोन पावर a लगा दी और यहां पे अननोन पावर b लगा दी, ठीक है। अब अगर मैं इसको लिखूं तो क्या बोलूंगा मैं, यहां पे t इज प्रोपोर्शनल टू l की पावर a और एक्सेलरेशन की पावर b हो जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं इसका प्रोपोर्शनलिटी डालूंगा तो बोलूंगा एक कांस्टेंट k लगा दूंगा, l रेज़ टू द पावर a एक्सेलरेशन की पावर b हो जाएगा। सो ये k क्या है, k है एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट। k क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। खास बात ध्यान से सुनना, इस डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू हम डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं फाइंड कर सकते। वी आर नॉट सपोज टू फाइंड दिस वैल्यू, ठीक है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कभी हम फाइंड नहीं कर सकते डायमेंशनल एनालिसिस से। कैसे फाइंड करेंगे, हम दूसरे मेथड से फाइंड कर लेंगे, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड नहीं कर पाएंगे। क्लियर, ठीक है। तो अब क्या है, अगर ये रिलेशन ट्रू है, ये रिलेशन ट्रू है, तो इसकी डायमेंशंस लेफ्ट साइड राइट साइड रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज की सेम होनी चाहिए। तो यहां अगर डायमेंशन लिखें तो क्या आएगा, मास में 0, लेंथ में 0, टाइम में 1 इस क्वांटिटी का। यहां पे k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। लेंथ में मास 0, l का l हो जाएगा, लेकिन पावर a लगी तो पावर यहां भी a लग जाएगी, और यहां पे टाइम में 0। एक्सेलरेशन सभी को पता है, एक्सेलरेशन डायमेंशन LT-2 होता है, तो मास में 0, l में t में ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन पावर b लगी तो इसलिए मैं यहाँ पे b लगा दूंगा, ठीक है।
कुछ बच्चों को दिक्कत होती है तो LT माइनस 2 होगा, लेकिन पावर भी लगी इसलिए ऐसे लगा दिया। अब थोड़ा इसको सेटल करो, सेटल कैसे करेंगे, M में 0, L में 0 और T में 1, ऐसा ही तो है लेफ्ट साइड। तो राइट साइड क्या हो जाएगा, ऐसा ही होना चाहिए। तो पहले मास को एक साथ लिख देते हैं, लेंथ को एक साथ लिखेंगे, लेंथ में A और यहाँ पे लेंथ में B, तो लेंथ में क्या हो जाएगा A प्लस B। अब बात आती है टाइम में, टाइम में यहाँ 0 है, टाइम में यहाँ -2B है, सो टाइम में क्या आएगा -2B आएगा, केवल A वाला कोई टर्म नहीं है। ये रिलेशन एक्चुअली सही है। अगर ये रिलेशन एक्चुअली सही है तो यहाँ लेफ्ट साइड राइट साइड डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो M का 0 हो गया, L का 0, लेकिन यहाँ A प्लस B। सो अगर हम डायमेंशंस कंपेयर करें, बाय कंपेयरिंग डायमेंशंस, तो क्या आएगा यहाँ पे A प्लस B इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, बाय कंपैरिजन ऑफ द डायमेंशंस, तो हमने A प्लस B क्या लिखा, इधर और इधर बराबर होना चाहिए। कैसे, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पे A प्लस B क्या होना चाहिए, 0। सो A इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस टाइम्स ऑफ B होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, -2B और यहाँ 1 है, तो -2B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। सो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का हाफ, B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का हाफ। तो आपको पता है ये रिलेशन अगर सही है तो इसका मतलब A की वैल्यू हो जाएगी हाफ। ठीक है, सो A आ गया हाफ, B आ गया माइनस हाफ। ये इतना हमें पता चल गया। तो इससे क्या टाइम पीरियड का रिलेशन पता चल गया, बिल्कुल पता चल गया। कैसे, जो ये रिलेशन था, ये वाला रिलेशन, इस रिलेशन में अगर हम A और B की वैल्यू भर दें तो टाइम का रिलेशन आ जाएगा। आओ जरा हम यहां देखते हैं, जगह नहीं है तो यहां देख लेते हैं इधर। तो क्या हो जाएगा, इस रिलेशन को अगर हम यहां देखें, सो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे T इज इक्वल टू हो जाएगा K L हाफ, A की वैल्यू हाफ आई है और एक्सेलरेशन में जो पावर B था उसकी वैल्यू आई है माइनस हाफ, ऐसा। सो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K L बाई A, और ये हाफ को क्या बोलते हैं, पावर हाफ का मतलब रूट होता है, ये आ जाएगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर इसकी वैल्यू तो T इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर L बाई A होती है। देखो, जो K की वैल्यू 2 पाई होती है उसको आप यहाँ फाइंड नहीं कर सकते। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है तो समझ जाओ गलत लिखा है। अगर डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके अगर ये लिखा है K की वैल्यू 2 पाई है तो वो गलत लिखा है, वो पॉसिबल नहीं है डायमेंशन एनालिसिस यूज करके फाइंड करने को। तो ये रिलेशन इसी फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए। तो हमने किया क्या, हमने लेफ्ट साइड राइट साइड केवल डायमेंशंस को कंपेयर किया, डायमेंशंस को बराबर किया और कुछ नहीं किया, उसी से रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया। क्लियर है। अब इसी एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या है, मान लो कोई पार्टिकल है, एक पार्टिकल है जिसका मास m kg है। ठीक है, मोमेंटम उसका p है, उसका मोमेंटम क्या दिया है, p दिया है, और टाइम, यहां पे टाइम क्या है, t दिया है। तो आपको बताना है कि यहां पर पावर जो है कैसे mp और t के साथ रिलेशन में है, ये आपको बताना है कि पावर कैसे p m और t के साथ रिलेशन में है। सो हमें नहीं पता ये पावर कैसे मोमेंटम, मास और टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, तो हमने मान लिया पावर को हमने, इसको मान लो स्मॉल p ले लेते हैं, इसको मान लो कैपिटल P ले लेते हैं, पावर को कैपिटल P ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें नहीं पता तो हमने कहा मान लो पावर जो है मास के साथ a में वेरी कर रहा था, हमें नहीं पता m स्क्वायर है, m क्यूब है, 1/m है, 1/m क्यूब है, तो इसलिए हमने ऐसे ले लिया। और मान लिया पावर जो है हमारा मोमेंटम के साथ b में वेरी कर रहा है, पावर b में वेरी कर रहा है, और यही हमारा पावर जो है हो सकता है टाइम के साथ पावर c में वेरी कर रहा है, रेज़ टू द पावर c है। तो हमने कहा अगर ऐसा है तो इनकी हम एक साथ लिख लेते हैं, m रेज़ टू द पावर a, मोमेंटम पावर b, टाइम पावर c। तो हम यहाँ अगर लिखेंगे तो बोल देंगे एक प्रोपोर्शनलिटी लगा देंगे, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद एक कांस्टेंट लगा देंगे। ये कांस्टेंट बता चुके हैं अभी क्या होता है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू हम डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ रिलेशन आएगा। सो अगर ये रिलेशन सही है, एक्चुअली ट्रू है, ये रिलेशन अगर एक्चुअली ट्रू है तो डायमेंशन सेम आनी चाहिए, लेफ्ट साइड राइट साइड। अब पावर की डायमेंशन क्या होती है ये जान लो, पावर की डायमेंशन होता है रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क होता है पावर। सो वर्क की डायमेंशन क्या होती है, m L2 t माइनस 2, और रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है तो एक t ऊपर आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ml2 t माइनस 3 हो जाता है पावर का डायमेंशन। सो अगर हम बोले ये रिलेशन अगर एक्चुअली सही है तो डायमेंशंस जब लिखी जाएंगी तो इनकी डायमेंशन सेम आनी चाहिए, कैसे, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो
ये इस साइड की डायमेंशन हो गई, इस साइड जरा डायमेंशन लिखते हैं। के डायमेंशन लेस कांस्टेंट था तो इसलिए यहाँ पर इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। मास का डायमेंशन ए। मोमेंटम का डायमेंशन लिखा जाएगा, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो mlt माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसा। अब यहाँ पे पावर क्यों लगाया सब लोग जानते हैं, b क्यों लगा दिया यहाँ पे, इस तरह से लिखना था क्योंकि रेज़ टू द पावर b था इसलिए ऐसे लिख दिया। यहाँ पे टाइम का डायमेंशन c, सो क्या लिखा जाएगा यहाँ m L2 t माइनस 3 ऐसे लिखा जाएगा, इज इक्वल टू m रेज़ टू द पावर a प्लस b, लेंथ में केवल b, ठीक है। यहाँ पे टाइम में माइनस b प्लस c, ये ऐसे आएगा। ये रिलेशन अगर एक्चुअली सही है, ये रिलेशन एक्चुअली सही है, अगर लेफ्ट राइट साइड सही है तो इसका मतलब क्या, डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका मास का डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन अगर हम कंपेयर करें तो a प्लस बी की वैल्यू 1 के बराबर होना चाहिए। हमने यहाँ डायमेंशंस कंपेयर करी, इस बात का ध्यान रखना। तो a प्लस बी की वैल्यू 1 आ जाएगी और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, सीधा मिल गया हमें। तो एक बहुत अच्छी बात हमें मिल गई, यहाँ b की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। दूसरी बात यहाँ क्या लिखा जाएगा, माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया। तो अब हमें पता है अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ ला के रख दूंगा तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। तो इन दोनों रिलेशन को अगर हम यूज़ करें तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 प्लस b होता है और b की वैल्यू क्या रखा 2, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, तो c भी आ गया हमारा बहुत आसानी से, ठीक है। अब रही बात a पता करने की, b की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, इन दोनों को यूज़ करके। तो क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 1 माइनस b की वैल्यू 2 थी तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, ये आ जाएगा। सो a की वैल्यू -1, c की वैल्यू -1, v की वैल्यू 2। अगर ये रिलेशन सही था, ये सब कुछ सब सही था, तो इसमें ये पावर्स रखने पे ये हमारा एक्चुअल रिलेशन आ जाएगा। तो पावर क्या आएगा, k टाइम्स, यहाँ 1 वगैरह मत लिख देना, 2 मत लिख देना, 3 मत लिख देना, k होगा कुछ, उसको हम डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड नहीं कर सकते। सो m की वैल्यू क्या आई, -1 पावर में, और p की वैल्यू क्या आई 2, और यहाँ टाइम की वैल्यू क्या आई -1। सो इस मोमेंटम को क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे पावर को क्या लिखेंगे, k टाइम्स ऑफ p स्क्वायर डिवाइड बाई mt, ये आ जाएगा हमारा रिलेशन, ठीक है। ये रिलेशन होगा पावर का। हमें k की वैल्यू नहीं पता, ना पता कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से, बार बार हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज या फिजिकल क्वांटिटीज में अगर रिलेशन निकालना हो तो निकाल सकते हैं। लिमिटेशन क्या है, कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे जैसे मास बोल रहे थे तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि एंगल ले लो तो आप नहीं फाइंड कर पाओगे। और अगर आप मैकेनिक्स में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 4 क्वांटिटी होंगी तब भी बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। अगर आप मैकेनिक्स में बात कर रहे हो तो 3 क्वांटिटी तक का ठीक है, 4 क्वांटिटी में भी दिक्कत आती है। दूसरी बात, ये जो रिलेशन है ये इस टाइप का होगा तब तो ठीक है। अगर यहाँ कुछ प्लस माइनस हो गया ना, v = u + at, तो भी वो रिलेशन आप स्टेब्लिश नहीं कर सकते। क्लियर है, जितना डिस्कस किया उतना ही मुझे डायमेंशनल एनालिसिस में बेसिक कंसेप्ट में डिस्कस करना था, ठीक है। अगली वीडियो जो होगी वो हमारी होगी एरर्स पर बेस्ड। एरर क्या होता है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, इस बारे में डिस्कशन होगा। बच्चों ने कहा सर एक वीडियो और बना के आप डाल दीजिएगा लास्ट में जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस कर लेना। तो मैं एक वीडियो और इंक्लूड करूंगा जिसमें कई डिफरेंट क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड करूंगा जो हम थ्योरी के समय नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो हम उन कंसेप्ट और उन थ्योरी, उन क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करेंगे एक लास्ट वीडियो में। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी जेईई मेंस और जेईई एडवांस के बच्चों के लिए और नीट के बच्चों के लिए, प्लस जो बच्चे चाहते हैं कि स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म करें उनके लिए भी। तो हम इस पूरे चैप्टर को 4 वीडियो में इंक्लूड करेंगे। क्या, 3 में थ्योरी, 1 में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो आप लास्ट वाली वीडियो को भी ध्यान से देखना। तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करते रहो।